सुप्रभात बच्चों। आज जो हम लोग टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से मार्क्स स्कोर हो सकते हैं यहाँ पर और बहुत इजीली आप इस चैप्टर को कमांड कर सकते हैं। तो अगेन पिछले वीडियो की तरह ही कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है, सारे फॉर्मूलाज को देखें, जो फॉर्मूलाज आपके पास नहीं है उसको वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए एंड बार बार से वीडियोस को चलाएं ताकि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? तो न्यूक्लियस होता है हमारे पास किसी भी एटम के सेंट्रल कोर में होता है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हुआ था। न्यूक्लियर का साइज क्या होता है हमारे पास एंड एटम का साइज क्या होता है? तो अगर आप इस एग्जांपल को याद करें कि एक फुटबॉल का स्टेडियम अगर एक एटम है तो उसके सेंटर पे रखा हुआ जो फुटबॉल है वो है एटम। तो दोनों के बीच का अगर आप देखें, साइज ऑफ द न्यूक्लियस 10⁻⁻15 है और साइज ऑफ द एटम 10⁻⁻10 के बराबर है। अगर देखा जाए तो 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है किसी भी न्यूक्लियस का किसी भी एटम का साइज एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर देखें तो इन दोनों को ही हम लोग कंबाइन करके न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स जेड ए क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर, जेड क्या है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आप न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर या एटम के अंदर एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स हैं। तो इन दोनों का सम को ही हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं और उसी से रिप्रेजेंट होता है हमारे मास नंबर। एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, जिसे आप Z से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इस बात का याद रखना, क्योंकि एटम को न्यूट्रल रहना है तो जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज रहेंगे। अगर मासेस की बात करें तो हम लोग जो मासेस है उसको एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। एएमयू क्या है? 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम के बराबर, जिसकी मास की वैल्यू एक प्रोटॉन के बराबर होती है। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन लगभग देखा जाए तो 1 एएमयू के बराबर होती है, या एक्चुअली देखा जाए तो 1.00727 एएमयू के बराबर होती है मास ऑफ न्यूट्रॉन। एंड वैसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी लिख लिया। अब कई बार हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी कि 1 एएमयू का कितना आप एनर्जी में इक्विवेलेंट है, जिसको हम लोग बाद में मास एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी के टाइम में इसको यूज करेंगे। तो याद रखना 1 एएमयू को मास एनर्जी इक्विवेलेंस में जब यूज किया गया तो इसका मतलब क्या है बेटा, जरा समझें। mc²। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हम लोग को मिला कि 1 एएमयू की वैल्यू कितने के बराबर है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक है बेटा। चलिए अब आते हैं हम लोग किसी भी एटॉमिक नंबर को किससे या किसी भी एटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी एटम को अगर रिप्रेजेंट करना हो बेटा तो हम लोग क्या लिखते हैं इसे? एक्स जेड ए। जेड क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर और ए क्या है? मास नंबर। ठीक है, जरा इस पॉइंट पे आ जाए। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कैसे कंपोज किए गए हैं हमारे पास? तो इसमें प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम है। ईएमयू में इनको लिख दिया। मास ऑफ प्रोटॉन अगर देखा जाए तो 1835 टाइम्स के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, अगर क्वार्क में बात करें तो क्वार्क अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क के टर्म्स में बात करें तो एक प्रोटॉन के लिए हमारे पास UUD या 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क के बराबर होता है। जो प्रोटॉन है हमारा वो न्यूक्लियस के बाद भी या बाहर भी स्टेबल होता है। न्यूट्रॉन के पास बात की जाए तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मास ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन के मास के बराबर है। एक जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर अनस्टेबल हो जाता है तो वो एक प्रोटॉन बनाता है और इलेक्ट्रॉन बनाता है और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल दे देता है। न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन स्टेबल रहता है। अगर क्वार्क के टर्म्स में बात करें तो एक अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क के बराबर है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई क्या है। तो अगर हम लोग बात करें आइसोटोप में, आइसोटोप का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे पास Z की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो अगर आप ऑक्सीजन में यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन वो 816 और 817 के बराबर, तो ये एटॉमिक नंबर सेम है तो आइसोटोप बन गया। आइसो बार का मतलब क्या बेटा? सेम मास नंबर होना चाहिए, मतलब A सेम होना चाहिए। या आप देख लो यहाँ पर इनका मास नंबर सेम है। आइसोटोन, टोन का मतलब क्या होगा बेटा हमारे पास? आइसोटोन जैसे ही बात किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने चाहिए। फिर आया प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियाई। तो किसी भी न्यूक्लियाई का अगर साइज देखा जाए तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? R इज प्रोपोर्शनल टू या रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू A का पावर 1/3 R0 के बराबर। अब R0 हमारे पास कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फर्मी के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस देखा जाए तो सिंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू A। मास ऑफ द न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए। डेंसिटी अगर देखा जाए तो मास बाय वॉल्यूम, सो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ
A। अगर बात किया जाए डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई तो लगभग वो सेम ही रहता और वो ऑफ द ऑर्डर 10⁻17 के बराबर होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रकार के फोर्स लगते हैं। एक लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि मासेस के कारण लगता है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रेपल्सन जो कि चार्जेस के कारण लग रहे हैं, प्रोटॉन का चार्ज के कारण। तीसरा है जो इन फोर्सेस को ओवरकम कर रहा होगा, दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है और उसी के कारण स्टेबिलिटी बना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर है, ये सिर्फ न्यूक्लियन के अंदर ही लगेगा, मतलब ये प्रोटॉन प्रोटॉन में लग रहा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगेगा। ठीक है, तो ये चार्ज से इंडिपेंडेंट है, कहीं पे दिया होगा ये चार्ज से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर रहेगा और ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो 3 से 4 फर्मी के बराबर होता है और इसका बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स के बराबर ये होता है। फिर आता है मास डिफेक्ट। अगर हम लोग मास डिफेक्ट की बात करें तो जो एटॉमिक मास है बेटा, वो हमेशा मास ऑफ प्रोटॉन या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास है उससे कम होता है, तो वही निकाला गया। अगर प्रोटॉन का टोटल मास देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज Z इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपन निकालने हैं तो वह है A माइनस जेड इंटू नंबर ऑफ या मास ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर। यहां से निकला हमारे पास मास डिफेक्ट। अब मास डिफेक्ट से हम लोग निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, कितना एनर्जी चाहिए कि न्यूक्लियन को अगर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इनफाइनाइट से लेकर आकर असेंबल करना हो तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। मतलब क्या है, एक न्यूक्लियन को बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियन के अंदर क्या है बेटा, सपोज 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, तो 10 प्रोटॉन को लाने में 10 प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लाने में कितना एनर्जी टोटल लगेगा, वो कहलाया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। दूसरा काम क्या बेटा, कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ना है तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, दैट इज ऑल्सो बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी मुझे निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगा बेटा, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर के बराबर। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। अब मास डिफेक्ट को जनरली एएमयू में रखना है और 1 एएमयू हमारे पास कितने के बराबर है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। जब आगे हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, जिसको बाइंडिंग फ्रैक्शन बनते हैं। पर न्यूक्लियन का मतलब क्या है बेटा, डिवाइडेड बाय मास नंबर, और इसी से पता चलेगा कि स्टेबिलिटी कैसा है। ठीक है, फिर मास एनर्जी इक्विवेलेंस में बात करते हैं हम लोग, आइंस्टाइन के फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब मास यहाँ पर क्या है बेटा, मास एएमयू में हम लोगों ने रखा है, तो 1 एएमयू का एनर्जी इक्विवेलेंस हम लोगों ने निकाल लिया। सेम अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है तो उसके लिए भी हम लोग उसका 1 एएमयू के करस्पॉन्डिंग कितना एनर्जी रहेगा या एक इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड कितना एनर्जी रहेगा वो निकाल लिया। मास ऑफ प्रोटॉन के साथ कितना या प्रोटॉन के साथ कितना एनर्जी एसोसिएटेड रहेगा, तो सी स्क्वायर से सभी को मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आता है हमारे पास अगला पार्ट कि जो हमारे पास इंडो एनर्जी की रिएक्शन है या एनर्जी या कौन से रिएक्शन ऐसे हैं जो एक्सोथर्मिक है, कौन से इंडोथर्मिक है। तो ऐसे अगर बोला जाए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की बात की जाए तो वो हमारे पास ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात कर रहे हैं ये हम लोग। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि अगर हम लोग बात करें इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुआ होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ होगा इंडो एनर्जिक में। तो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है बेटा तो हम लोगों ने क्या करा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर कर दिया। अब रिएक्ट में अगर या रिएक्टेंट में अगर हम लोग बात करें A प्लस बी है सपोज, और वही प्रोडक्ट बनाया सी एन डी, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट हमारे पास वो निकाल लिया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पता लिया, उससे हम लोग का एनर्जी पता चल गया कि कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन में। तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाई ए, ये बन गया हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन। अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है हमारा तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है, अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल होता है। अगर C612 की बात करें तो इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू 0 के बराबर होती है। नेक्स्ट आए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी अभी बात किया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही हमारे पास स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये देखा गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा किसका है, आयरन के लिए, तो वो हमारे लिए सबसे स्टेबल है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर लगभग। अच्छा, अब एक प्रॉपर जोन ही आया, ये जोन जहां पे आप बात कर सकते हैं 50 से लेकर 160 या 170 तक का एटॉमिक नंबर, सॉरी मास नंबर के बराबर। यहाँ तक के जो एलिमेंट है वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब क्या होगा बेटा, इसके बाद का जो अगर
सपोज 200 के बाद के जो भी हमारे पास न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर के रहेंगे तो वो हैवी न्यूक्लियस है। हैवी न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी कम होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, वीक होता जाएगा या उसकी रेंज कम है जिसके कारण वो कम इफेक्टिव हो जाएगा, तो ये टूट जाएगा। यानी कि जब मास नंबर हमारा 170 से अबव रहता है तो वो टूटता है। टूटने वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये फिजन रिएक्शन है। वही सही अगर मास नंबर 50 से कम है तो दो छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे सो दैट उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाए, तो उसको हम लोग फ्यूजन रिएक्शन बोल देंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम किसके लिए, हमारे पास न्यूट्रॉन के लिए बात है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो है हमारे पास आयरन के लिए। अगर इन द रेंज देखा जाए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, इसके कारण स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, ये भी बात कर लिया। अगर जो एटॉमिक मास नंबर है वो 220 से ज्यादा है तो क्या है, वो अनस्टेबल है, मतलब ये टूटेगा। टूटेगा का मतलब क्या होने वाला है, ये हमारे पास इस बार फिजन रिएक्शन होने वाला है। अगर लाइट न्यूक्लियाई की बात करें तो वो दोनों कंबाइन होंगे जिसके कारण हम लोग बोलेंगे ये फ्यूजन रिएक्शन होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हमारे पास क्या है, आइए चलते हैं। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करें, अभी बात किया था कि जब हाई एटॉमिक मास नंबर हो तो क्या होगा, जो एटम है हमारा वो स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होकर दो छोटे न्यूक्लियाई बनाएंगे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फिजन रिएक्शन। अब यूरेनियम 235 अगर हम लोग देखें तो ये अगर स्लो न्यूट्रॉन से टकराता है तो फिजन होता है जिसके कारण एनर्जी रिलीज होता है। फिजन रिएक्शन अगर हम लोग यूरेनियम 235 92 235 देखा जाए तो ये किस तरीके से दिखाया जा सकता है। यूरेनियम का एक न्यूक्लियस है जो कि स्लो न्यूट्रॉन से टकरा है, तो उसके बाद Ba एंड क्रिप्टन हमारे पास बना है, प्लस 3 न्यूट्रॉन भी बने हैं जिसके साथ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हुआ है। ये जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं बेटा, ये हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, इसको हमें स्लो करना होता है। अब उसी के पे डिपेंड करता हुआ हमारे पास अगला एग्जाम्पल है जिसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर का एग्जाम्पल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो यहाँ पर एक प्राइमरी बोल सकते हैं सर्किट है, जो प्राइमरी सर्किट है या प्राइमरी लूप है, यहाँ पर हमारे पास ये सीमेंटेड पोर्शन है और अंदर में बेसिक हमारा कोर है। कोर के अंदर ऑलरेडी पहले यूरेनियम के न्यूक्लियाई या रॉड्स बनाकर रखे गए हैं वहां पर। ठीक है, तो इस कोर के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो रॉड्स लगने हैं वो फ्यूल है, वो फ्यूल अगर हमारे पास यूरेनियम 235 या Pu 239 के बराबर है। फिर आता है हमारे पास अंदर मॉडरेटर, और उसके बाद मॉडरेटर का काम क्या है बेटा, अभी अभी बात करा कि जो हमारे पास फास्ट न्यूट्रॉन यहाँ पे रिलीज होते हैं। अब फिजन के लिए हमारे पास जरूरी है कि ये स्लो इलेक्ट्रॉन हो, मतलब क्या है, ये जाकर यहाँ पर चपके और इसका साइज इतना बढ़ जाए कि टूट जाए। अगर फास्ट रहेगा तो ये से पेनेट्रेट करके निकल जाएगा जिससे कि फिजन रिएक्शन नहीं होगा, तो इसको स्लो करना है। स्लो करने का काम किसका है, मॉडरेटर का है। और मॉडरेटर के लिए जो हम लोग जनरल यूज करते हैं वो कॉमनली हैवी वाटर यूज करते हैं मॉडरेटर के लिए। अब इसके साथ प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा या कम होना चाहिए, ये न्यूट्रॉन को खुद ही एब्जॉर्ब ना कर ले, और ये अंडरगोज इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए सो दैट इसका स्पीड धीरे धीरे कम होता जाए। फिर बात करें कंट्रोल रॉड का, तो कंट्रोल रॉड हमारे पास क्या होता है बेटा, कि जो फ्री न्यूट्रॉन निकले, अब देखो एक फिजन के बाद 3 निकले, तो 3 के बाद फिर से क्या निकलेंगे हमारे पास, तो 3 के बाद ये बन जाएंगे हमारे पास 3 का फैक्टर या हो जाए 9 हो जाएगा। 9 के बाद अगर और हम लोग चलें एंड उसके बाद ये फर्दर जो हमारे पास 9 आए होंगे, ये फर्दर 3 या ईच 9 तीन तीन के फैक्टर से टूटता जाएगा। तो इस टाइप का रिएक्शन हमारे पास चेन रिएक्शन होता है और एनर्जी रिलीज होता जाएगा। तो जो हमारे लिए कंटिन्यूस अगर बढ़ता चला गया तो ये हाइड्रोजन बॉम्ब बन जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहते हम लोग। हम लोग चाहते हैं कि रिएक्शन या एनर्जी हमें लिमिटेड मिले। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। वही काम करता है हमारे पास कंट्रोल रॉड। ठीक है, तो कंट्रोल रॉड का काम क्या है कि वो जो हमारे पास एक्सेस न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब कर ले, जिसके लिए हम लोग कैडमियम या बोरॉन यूज करते हैं। कूलेंट का क्या काम है बेटा, यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये हीट इतना है कि ये मेल्ट डाउन कर सकता है सब कुछ। तो हम लोग चाहते हैं कि ये हीट को वहां से निकाला जाए, जिसके लिए हम लोग कंप्रेस्ड एयर की बात कर सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर की बात कर सकते हैं, मोल्टेन सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह की बात कर सकते हैं। ठीक है, चेन रिएक्शन क्या होता है बेटा, तो अगर हमारे पास अभी भी बात किया था, अगर रिएक्शन को एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो वो रैपिडली इंक्रीज करता रहेगा। तो रेडियस या रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जितना जनरेट हुआ है, ठीक है, टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन पहले के जनरेशन में कितना था, तो प्रीसीडिंग जनरेशन में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था और अभी कितना जनरेट हुआ है, इन दोनों का रेशियो ही हमें क्या बताता है, रिप्रोडक्शन फैक्टर बताता है। तो अगर इस k की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये काफी क्रिटिकल कंडीशन है। अब इसके बाद रिएक्शन
कम होने वाला है। अगर k का वैल्यू 1 के बराबर रहा तो ये हमारे पास स्टडी स्टेट है, जिसका क्रिटिकल कंडीशन बोल सकते हैं। पहले वाले केस को हम लोग सब क्रिटिकल कंडीशन में रखते हैं। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो हम लोग k की वैल्यू क्लोज टू 1 चाहते हैं। अब अगर k की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो इस टाइम पे रिएक्शन सेल्फ सस्टेन्ड हो जाता है, जिसके कारण ये बॉम्ब बन सकता है और ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, फिर बात करें, कई बार हमारे पास ये केस के क्वेश्चन है, कई बार ये न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है कि पावर जनरेटर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास दिया हुआ। अब देखो बेटा, हर एक एलिमेंट या हर एक एटम जब डिसोसिएट हुआ होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया होगा, रिलीज किया होगा। तो अगर n नंबर ऑफ एटम डिसोसिएट हो रहा पर यूनिट टाइम तो टोटल एनर्जी कितना हो गया हमारे पास, E इंटू टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएशन या फिजन पर यूनिट टाइम हो गया। तो ये n/t वही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ईच टाइम जितना डिसोसिएशन में या फिजन रिएक्शन में एनर्जी लिबरेट हो रहा वो है हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर उसको जूल में चाहें तो 3.2 इंटू 10⁻⁻11 जूल के बराबर है। अब यहीं से बात किया कि नंबर ऑफ फिजन पर रिएक्शन अगर निकालना है तो n/t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, p/e के बराबर हो जाएगी। अब इसमें अगर बोल दिया जाए कि जितना भी परसेंट रिलीज हुआ है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज जो हुआ है पर सेकंड, उसका कुछ x परसेंटेज ही यूज हुआ है, वहां की कंट्रोल रॉड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम लोग उसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे नेट पावर आउटपुट के लिए। ठीक है, दूसरा केस अगर हमारे पास आया, दूसरा केस क्या बोल रहा है बेटा हमारे पास कि x ग्राम का फ्यूल था जिसका मास नंबर वगैरह दिया गया, कंप्लीटली फिजन हो रहा है इन टाइम t से में, तो पावर कितना होगा। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाले कि बताइए एक्चुअल में एटम कितना है, तो वो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका हमें पता चल गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल में बताना हमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम लोगों ने एवोगाड्रो नंबर का यूज कर लिया, तो वो निकल गया। अब n डिवाइडेड बाई टी इंटू ई के बराबर हमारे पास पावर जनरेशन आ गया। ठीक है, n की वैल्यू आपने सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया। फिर बात करें हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या था, जो एटम थे वो टूट रहे थे। फ्यूजन में क्या है, जो लाइट न्यूक्लियाई है, मतलब जो हाइड्रोजन वगैरह है, वो दोनों कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, सो दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए और उनका स्टेबिलिटी बढ़ जाए। अब इस रिएक्शन को करने के लिए जो हाई टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन है, और जो कोर का उसका टेम्परेचर है या सरफेस का वो 10⁻⁷ के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हाई टेम्परेचर अगर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसका नाम भी रह जाता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी हो जाता है। अब दोनों में क्या जरूरत है या दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पिछले केस में बहुत कम अमाउंट ऑफ या फिजन रिएक्शन में बहुत कम अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट हो रहा था एनर्जी में, बट फ्यूजन रिएक्शन में ज्यादा अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जिसके कारण कम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से भी आप ज्यादा एनर्जी प्रूव या अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जिसका एग्जांपल हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ अगर प्रोटॉन हाइड्रोजन ले लिया तो वो हीलियम बना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन बन देता है और एनर्जी रिलीज होता है। जो एनर्जी रिलीज होता है वो है हमारे पास 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास दोनों एग्जाम्पल पे आते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास बोल रहा कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है जो कि रिलीज होता है जब यूरेनियम 235 फिजन रिएक्शन में जाता है। तो नंबर ऑफ फिजन रिएक्शन पर सेकंड कितना होगा, सो दैट पावर हमें मिल जाए। देख बेटा, नेट पावर मिल गया, अभी अभी हम लोग बात किए थे कि पावर अगर मिल गया तो नंबर ऑफ रिएक्शन पर यूनिट टाइम अगर देखा जाए तो p/e के बराबर हो जाएगा, p/e के बराबर। अब p की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है मेगावाट में है, तो आप इसको टाइम्स के लिए निकाल लीजिए। ठीक है, तो मेगावाट से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन e का वैल्यू आपने पहले ही निकाल लिया, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगले और लास्ट केस पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बोला गया है कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड बाय फिजन ऑफ 2 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235 इन किलोवाट आवर। ठीक है, इसमें एनर्जी पूछा है आपसे, गिवन दैट एनर्जी रिलीज है इतना, तो हमारे पास मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है इतना। तो एनर्जी रिलीज्ड पर फिजन हम लोगों ने निकाल लिया, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके थे। नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम पहले वो निकालिए, ये एक एटम के लिए टोटल एनर्जी के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम चाहिए, तो नंबर ऑफ एटम आपने निकाल लिया, वो हमें पता चलिए। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय टोटल एनर्जी, तो ये आ गया नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय टोटल एनर्जी, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आया। अब इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दिया आपने, बस यहाँ से आपका फाइनल एनर्जी आ गया। ठीक है, तो लगभग ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोगों ने 20 मिनट के अंदर कंफर्टेबली खत्म कर लिया है। छोटा सा चैप्टर है तो इसको रिवाइज ज्यादा करेंगे। लास्ट के जो पूरा पेज है इसमें से ही जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं वो जेईई नीट में पूछे जाते हैं या आगे के दूसरे एग्जाम्स में एडवांस वगैरह में पूछे जा सकते हैं। एडवांस में तो ये उतना नहीं पूछा था, मेंस में काफ़ी है। तो 20 मिनट के अंदर है बेटा,
आप इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, छोटा सा चैप्टर आपका कंफर्टेबली कमांड में आ जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहें, अपने दोस्तों वगैरह को हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।